let us quickly recap some of the concepts that we shared in the last lecture. हमने आखिरी लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो इंक्लूजन्स एक डिफेक्टिव कंप्रेसर के रिटेनिंग रिंग में थे। एक कंप्रेसर रिटेनिंग रिंग फटीक से फेल हुआ था, उसमें कुछ इंक्लूजन्स थे जिनको हमने एसईएम में स्टडी किया। वहाँ से हमें उसकी उन इंक्लूजन्स के जो मेटालिक एलिमेंट्स से उनकी कॉम्पोजिशन मिल गई, उसको हमने कन्वर्ट किया पिछले लेक्चर में इनटू देयर ऑक्साइड्स। उसकी बेसिस थी कि ऑक्साइड्स में क्यों किया। फिर हमने मैट्रिक्स का इफेक्ट उसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश की। हमने देखा मैट्रिक्स का इफेक्ट कुछ न कुछ आता है, उसको एलिमिनेट करने की बेसिस हमने ये रखी थी कि ऑक्सीजन जो है वो ढूंढती फिरेगी सबसे ज्यादा डिजायरेबल एलिमेंट को, और सबसे कम डिजायरेबल जो मैट्रिक्स में है वो निकल है। मैट्रिक्स में क्या है? आयरन है, क्रोमियम है, निकल है, स्टेनलेस स्टील है ना। आज हम ये एलिंगम डायग्राम आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। हम ये देखते हैं कि एलिंगम डायग्राम कैसे हमारे दावे को सपोर्ट कर रहा है। तो इसको रिकॉल कर ले, एलिंगम डायग्राम क्या चीज थी। इस पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये टेम्परेचर है डिग्रीज केल्विन, ठीक है ना, और ये वर्टिकल एक्सिस है जो कि नीचे की तरफ नेगेटिव में बढ़ रहा है। ये जीरो है तो जीरो से नीचे की तरफ जा रहा है नेगेटिव में, तो ये -500 है और ये -1000 है। और ये क्या है? ये गिब्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिब्स एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब ये डेल्टा जी नीचे की तरफ जाता है और नेगेटिव होता है तो क्या होता है? जब भी किसी रिएक्शन का डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, थर्मोडायनामिक्स कहेगी कि ये चीज उतनी ज्यादा फेवरेबल है इसका होना। अगर किसी चीज का डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो थर्मोडायनामिक्स कहती है कि काम हो ही नहीं सकता, काइनेटिक्स जो मर्जी कर ले ये काम नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई सवाल? क्लियर है कि गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव अगर किसी रिएक्शन की हो तो उसका मतलब कि ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर इस डेल्टा जी किसी चीज का नेगेटिव है, इसका मतलब है वो रिएक्शन हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा ये काइनेटिक्स बताती है। थर्मो ये भी कहती है कि डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतनी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ठीक, रिएक्शन किस चीज के हैं? ये रिएक्शन है एक मेटल का कैल्शियम या मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सो ऑन, हाँ, आयरन, निकेल, इसके साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ये सब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बना रहे हैं? ऑक्साइड्स बना रही है। तो कोई भी गिवन टेम्परेचर ले लें हम, ये 600 डिग्री है केल्विन, तो इसके ऊपर जो डेल्टा जी की वैल्यू है इस रिएक्शन की वो इतनी कोई होगी, 1000, थोड़ा सा और कम, -1000 से भी कम होगी। सबसे नीचे कैल्शियम है, इसका मतलब ये कि इन सारी ऑक्साइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम है, और सबसे कम रिएक्टिव क्या है? निकेल है। हमारे सिस्टम में क्या चीजें थी? निकेल था, आयरन था और क्रोमियम था। क्रोमियम ये रहा, निकेल, आयरन, क्रोमियम किसमें था? मैट्रिक्स में। और इसके अलावा जो अनडिजायरेबल चीजें थी, जो मैंगनीज और सिलिकॉन थोड़ा थोड़ा था, कहीं हमें टाइटेनियम भी मिल गया, बगैर बुलाए आ गया, एल्यूमिनियम बगैर बुलाए आ गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यही थे ना। तो पहली चीज तो ये बता रही है कि ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हुई तो सबसे पहले ऑक्सीजन कैल्शियम को कैच करेगी, फिर मैग्नीशियम को, और सबसे आखिर में जब ये सारी चीजें मुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, आयरन भी सारा खत्म हो जाएगा, फिर वो निकल की तरफ नजर करेगी। एक चीज। दूसरी चीज ये क्या कह रही है कि टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के साथ ये कर्व इज गोइंग टूवर्ड्स ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। दूसरे लफ्जों में, जैसे ये कर्व जीरो को क्रॉस करेगा क्या होगा? अब रिएक्शन उल्टा चलेगा। अब ये जो ऑक्साइड भी अगर यहाँ होगी ना इस टेम्परेचर पे, ऑक्साइड से शुरू करूंगा तो ऑक्साइड फट जाएगी। वो फटेगी किसमें? निकल और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो इस जगह पे ऑक्सीडेशन जो है वो इम्पॉसिबल है,
और डीकम्पोजिशन विल टेक प्लेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ऑक्साइड ने होना भी था तो डीकम्पोज हो जाएगी, और सबसे पहले ये काम कौन करेगा? निकल करेगा। तो हमें किस चीज का जवाब मिला? इसमें जो मेटल दिखाए हुए हैं उनमें से वो मेटल विच हैज द लीस्ट एफिनिटी विद ऑक्सीजन, जो सबसे कम रग़बत है जिसको ऑक्सीजन से, वो कौन सा है? वो निकल है। दूसरा क्या बता रही है? दूसरा ये बता रही है कि जैसे जैसे हम 1900 डिग्री तकरीबन यहाँ होगा ना, जैसे जैसे हम इस टेम्परेचर को अप्रोच करेंगे, ये वाली चीज क्रॉस करेगी और डेल्टा जी इसका पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में, अगर मेरे पास इस टेम्परेचर पे होगा भी निकल ऑक्साइड, तो वो टूट जाएगा निकल और ऑक्सीजन में। ठीक। दूसरी चीज हमने क्या टच की थी? दूसरी हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हम अगर एसईएम की एनालिसिस से शुरू होते हैं और हम कैलकुलेट करके आते हैं इसमें फेज एनालिसिस में, तो परसेंटेजेस कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। दो मिसालें हमने इसमें, यहाँ मिसाल के तौर पे दो मैं कोट कर रहा हूँ कि सिलिकॉन जो यहाँ कहीं 18% था, कहाँ था सिलिकॉन? इधर कहीं है सिलिकॉन, ये है ना, इस ग्राफ में नहीं है लेकिन किसी एक टेबल में था 18%, जो कि इसमें आके 60% हो गया। एल्यूमिनियम जो था वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 34% है, किसी एक में 23 भी होगा, ये 23% ये है थर्ड इंक्लूजन में। तो वो एल्यूमिनियम जो था वो यहाँ पर आके 44 हो गया, ये 46 हो गया, किसी केस में हो गया होगा। तो एल्यूमिनियम दुगुना हो गया और ये जो था ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया। तो जब मैं सिर्फ एक मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये कॉम्पोजिशंस इतनी शार्पली क्यों चेंज हो रही हैं? ये आपने कैच की ये चीज, इसका जवाब कौन देगा? फिलहाल तो मैं ही दूंगा। पहला काम तो हमने ये किया था कि हमने एलिमिनेट किया था मैट्रिक्स के इफेक्ट को, हमने निकल को निकाल दिया था। अब निकल निकल गया तो वैसे ही परसेंटेजेस चीज़ों की शिफ्ट हो गई। दूसरा काम किया कि जब निकल जितना निकाला, हमने कहा निकल से तो हमें कोई दुश्मनी नहीं है ना, हमें तो है मैट्रिक्स से। तो जब निकल आ रहा है मैट्रिक्स से, तो मैट्रिक्स से क्रोमियम और आयरन भी आ रहा होगा। आयरन तो कितना है? 72% है ना मैट्रिक्स में, ये तकरीबन 18% है, ये 8% है, या ये 20% है, ये 8% है, तो 72% आयरन है। तो हमने इतने इस प्रोपोर्शनेटली सिग्नल इनके भी कम कर दिए थे, तो हमने खुद ही किए थे, ऑब्वियसली इनका इफेक्ट वैसे ही कम हो जाना था। दूसरी हमने क्या हरकत की? दूसरा हमने ये किया कि जब हमने स्टेक्योमेट्री निकालनी है ना, एटम्स को मैच करना है कि एक एटम से कितने ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, तो हमने एटॉमिक परसेंट में जाना है वेट से। तो जब मैं वेट से एटॉमिक में जाऊंगा तो जो हल्की चीजें वो क्या होंगी? हल्की कौन सी है? मैग्नीशियम सबसे हल्का है मेटल में, हमारे केस में एल्यूमिनियम और सिलिकॉन हल्का है, बाकी सारे के सारे फोर्थ रो में आ रहे हैं। ठीक है ना, सब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सारे के सारे, ये भारी हैं, ऑलमोस्ट दुगने के करीब है, दुगने से भी ज्यादा है बात। तो जो हल्के एलिमेंट थे, वजन में अगर कम भी लूंगा तो एटम इनके काफी ज्यादा तादाद में मेरे पास आ जाएंगे, तो एटॉमिक परसेंट बढ़ जाएगी। एटॉमिक परसेंट बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए। ठीक है ना, ये ख्याल रखना है कि जब हमने इनका स्टोकियोमेट्री निकाली तो वापस हमने वी वेंट बैक टू 8%, तो ये इफेक्ट कैंसिल आउट भी होगा किसी हद तक। तीसरी चीज क्या की थी हमने? तीसरा क्या था कि अगर एल्यूमिनियम था तो उसके साथ एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन अटैच कर दी। हर एक के साथ बराबर की थी? नहीं बराबर की। मोनोऑक्साइड्स जो थी, आयरन था, मैंगनीज, मैग्नीशियम, एक मेटल था तो एक ऑक्सीजन अटैच की थी। सेस्क्यू ऑक्साइड्स ही कौन सी थी? Al2O3, Cr2O3, ये दो, जिसमें 3 ऑक्सीजन 2 मेटल के साथ मिलती है। ये डेफिनेशन है सेस्क्यू ऑक्साइड्स की। इसमें एक मेटल था तो 1.5 ऑक्सीजन थी, तो फर्क हो गया ना रेशियो में। और सिलिका एक है तो ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ एक ऐड हुई या 1.5 हुई या 2 हुई। तो ऑक्सीजन जो ऐड हुई है वो प्रोपोर्शनेटली नहीं हुई हर एक में, किसी में ज्यादा हुई है किसी में कम। तो ये वो सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से
जो वेट परसेंट मेटल था वो और वेट परसेंट ऑक्साइड्स, इनके परसेंटेजेस में एक ड्रास्टिक फर्क हमने देखा। पिछले लेक्चर में एक और टर्म हमने इंट्रोड्यूस की थी, स्पिनेल। थोड़ी सी लूजली थी वो बात, तो इसको जरा और समझ लेते हैं कि स्पिनेल क्या है। एक स्ट्रक्चर है, ये एक जर्नल फॉर्मुलेशन है जहां ए बी एक्स, ए और बी हमारे केस में मेटल है और एक्स को हम कहेंगे कैल्कोजेन। कैल्कोजेनाइड सुना है? कैल्कोजेन, कैल्कोजेन क्या चीज है? इस बाय डेफिनेशन ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन के ग्रुप में होते हैं, जिसको नेट पे जाएंगे तो कहेगा 16th ग्रुप, ऑक्सीजन का ग्रुप। ऑक्सीजन के ग्रुप में कौन सी चीजें? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है, ट्यूलेरियम है, पोलोनियम है। ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इनको कहते हैं कैल्कोजेंस। तो ये वाली फॉर्मुलेशन अगर होगी कि कैल्कोजेन ऑक्सीजन वाले हैं 4, इसका मतलब है -8 हो गया ना चार्ज, तो इसका भी +8 होना चाहिए, ठीक है ना। और चार्ज को देख लेते हैं कि फिर ए का चार्ज +2 होगा। ए जो मेटल है इसका चार्ज +2 और बी मेटल का चार्ज +3। हमारे केस में स्पिनेल कौन बना रहा था? FeO Al2O3, MnO Cr2O3। तो एक का चार्ज था मेटल का +2, दूसरे का था +3। और जाहिर है सारी हमारा एक्स हमारे केस में ऑक्सीजन थी, तो -2 था वो। इसमें ये कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा, इसका स्ट्रक्चर वो क्लोज पैक क्यूबिक सिस्टम है। मिसाल के तौर पे अगर FCC को हम लें तो ये वाले आयंस किसके हैं? एक्स आयंस किसके होंगे? कैल्कोजेन के। कैल्कोजेन हमारे केस में ऑक्सीजन है, तो क्लोज पैक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये छोटी छोटी सी खाली जगह है, वॉइड्स हैं छोटे छोटे से, जो क्रिस्टलोग्राफिक वॉइड्स हैं छोटे छोटे से। कौन कौन से वॉइड्स आपने याद हैं? ऑक्टाहीड्रल वॉइड्स और टेट्राहीड्रल वॉइड्स। अब ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें ये फेस सेंटर पे ये बैठा है, फेस सेंटर पे ये पीछे वाला फेस सेंटर, ये राइट वाला, ये नीचे वाला। तो इनके सेंटर में क्या है? ये वॉइड है। अब ये इसको देखें ना, ये जो हमारे पास ये एक डायमंड सा बन रहा है, इसकी 4 साइड्स ऊपर है, 4 नीचे, ऑक्टाहीड्रल हो गया, बीच में खाली जगह है। इसको कहते हैं ऑक्टाहीड्रल साइट। इस साइड पे कौन सा बैठेगा? ए एटम बैठेगा। टेट्राहीड्रल साइट्स कौन सी हैं? ये वाला मैंने FCC का लिया, ये वाला मैंने इधर FCC का लिया, और बीच वाला जैसे नीचे पेदे का जो सेंटर वाला है, ये मैंने फ्रंट फेस का लिया, ये मैंने बैक फेस का लिया। सॉरी, ये नहीं लिया, 1 2 3 और ये चौथा ये लिया। तो मेरे पास ये 4 साइड का एक शेप बन गया, जिसको कहते हैं टेट्रा। टेट्रा पैक, जैसे वो दूध वाला होता है, डिब्बा होता है, तो इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल। ये टेट्राहीड्रल साइड, इसके अंदर जो खाली जगह उसमें कौन बैठेगा? बी आके बैठेगा। तो जब बी अपनी जगह फिक्स कर ले, ए अपनी जगह फिक्स कर ले क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, तो जो फॉर्मुलेशन बनती है उसको कहते हैं स्पिनेल, ठीक है। हमने कहा था Fe3O4 एक स्पिनेल है। क्यों है? कि उसमें आयरन ही +2 है, आयरन ही +3 है। FeO ये है और Fe2O3 ये है, और मिलकर ही Fe3O4 बनते हैं। तो बेसिकली Fe3O4 का सही और कानूनी नाम क्या है? FeO × Fe2O3। तो ये स्पिनेल हो गए। आइए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। हमने जो कैलकुलेशंस की थी उसमें हमारे पास ये ऑक्साइड सारी कैलकुलेट होकर ऑक्साइड ही आई थी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। अब हमने इन ऑक्साइड से डील करना है। कितनी बनती हैं ये? 3 3 6 और 2 8। 8 ऑक्साइड्स को डील करना आसान काम है। अगर आपके पास 2 मेटल होते हैं तो उनका बाइनरी फेज बनता है, 3 होते हैं तो टर्नरी बनता है। 8 का क्या बनेगा? तो हम आसानी के लिए क्या करें कि हम जो आसानियां कुदरत ने पैदा कर दी हैं उनको इस्तेमाल कर लें। हम ये कह रहे हैं, बज़ाहिर ये सगे भाई, ये सगी बहनें नज़र आती हैं, ये भी इन्हीं के साथ भी कुछ ऐसे ही सलूक फील हो रहा है, ठीक है ना। फील काफ़ी नहीं है साइंस में, प्रूफ भी चाहिए। फिलहाल तो हम ये करते हैं कि इनको ग्रुप्स में अलग अलग रख लेते हैं और देखें कि जान किससे छुड़ा सकते हैं। सबसे पहले तो टाइटेनियम ऑक्साइड है, जो कि 5% से ज़्यादा सिर्फ एक केस में थी, बाकी में तो 1%, 2%, 3% थी। तो इसको तो हम फिलहाल कहें कि इसका कोई मेन रोल नहीं है। एक केस में ज़्यादा थी,
इसका कोई मेन रोल नहीं। जे केस में ज्यादा थी, वो भी गंदे वाले में थी। एक और चीज हमने देखी है कि ये तो ऑक्सीजन है ना, सल्फर भी हमारे पास है, ठीक है, सल्फर भी हमारे पास है। तो हम पहले तो ये करें कि इससे फारिग हों, कैटेयन को बाहर निकालें और ये देखें कि इन दोनों के अंदर कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इनको एक जोड़ी में रख सकती हैं। क्यों हम इसको एक जोड़ी में रख सकते हैं, इन तीनों को? तीन है, जोड़ी तो दो की होती है, तो खैर ये ट्रिपलेट्स हैं। और सल्फर भी अगर किसी एक के साथ होगा तो किसके साथ होगा, एक से ज्यादा किसी के साथ अटैच होगा तो किसके साथ होगा, तो सल्फर को भी समझ लें। फिलहाल ये दोनों हम अलग रखे हैं। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। हम ये जो सेस्क्वी ऑक्साइड्स हैं यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, एक पहले हमने ये लॉजिक हम शेयर कर लें कि कॉम्पोजिशन वेट परसेंट ऑक्साइड्स में हमारे पास आ गई। और अब हमने क्या करना है, जो हम कह रहे हैं ना कि इसमें सिमिलैरिटीज हैं, लव सिमिलैरिटी को साइंटिफिकली ट्रांसलेट करना है। कैसे करेंगे? कैसे मैं कहूँ कि एक चीज दूसरे से सिमिलर है? सिमिलर इसी तरह हो सकती है मेटलर्जी में कि वो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा हो। ये सिमिलर ऐसे हो सकती है कि वो बिल्कुल सगे भाइयों की तरह, सगे नहीं, हाँ सगे सगे नहीं बल्कि जुड़वा भाइयों की तरह, कि एक की शक्ल दूसरे की शक्ल से मिलती हुई हो। दूसरे लफ्जों में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर ए मौजूद है तो बी उसकी जगह ले ले, उसको पता ही ना चले। क्या मतलब? कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी हो, कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी। सिमिलर का ही मतलब है ना। तो आइए अब हम ये फेज डायग्राम की मदद से इसको भी देखें। पहले हम क्या करेंगे, N2O3 की कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर हम इन मोनोऑक्साइड्स की कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इसको और इसको कैसे लेके चलें। यही तो स्पिनल है। इसके साथ ये तो मिल गए, ये मिल गए, अब इनके साथ क्या होगा? तो फेज डायग्राम इनकी कहानी हमें क्या सुना रहा है। और हमने ये भी देखना है कि सल्फर, ये तो पता ही है आपको कि मैंगनीज डाले ही जाता है कि सल्फर को पकड़ ले स्टील्स में। तो मैंगनीज ने तो सल्फर को पकड़ना ही पकड़ना है। फर्ज करें कि सल्फर को रास्ते में कोई और मिल गया मैंगनीज से पहले, तो सल्फर की एफिनिटी किसके साथ होगी मैंगनीज के अलावा? तो वो जिसके साथ भी होगी, मैंगनीज अगर कम है, सल्फर किसी जगह ज्यादा है, तो मैंगनीज के अलावा वो किसके साथ रहना पसंद करेगी? आयरन के साथ या क्रोमियम के साथ? क्रोमियम का जिक्र इसलिए कि ये स्टेनलेस स्टील है। आयरन इसलिए कि 100 में से 70-72 एटम आयरन के ही हैं, तो मुलाकात आयरन से होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेट अस स्टार्ट विद सेस्क्वी ऑक्साइड। नाउ हमने क्या किया, ये बाइनरी फेज डायग्राम है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इधर प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इधर प्योर क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है ना। ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस इन डिग्रीज सेंटीग्रेड, डिग्रीज सेंटीग्रेड। प्योर एल्यूमिनियम लेंगे तो 2000 से ऊपर मेल्ट होगा। क्रोमियम जो है वो 2,2500 पे मेल्ट होगा, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। दूसरे लफ्जों में, हमने स्टील कहाँ मेल्ट होगा? 1400 के करीब, बल्कि आयरन होगा ना 1400 समथिंग पे, स्टील तो और नीचे होगा। तो ये वाले पार्टिकल्स जो हैं, अगर कहीं से आ रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो गए हैं, तो ये लिक्विड में ही बन जाएंगे और वहीं से ट्रैप हो जाएंगे ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। एक चीज, ये चीज तो आपसे छुपी हुई नहीं है कि ये लिक्विड में भी बिल्कुल थ्रू आउट एक दूसरे में सॉल्युबल है, और ये सॉलिड जब है तब भी ये बिल्कुल सॉल्युबल है एक दूसरे में। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा, तभी ये हो सकता है ना। दैट इज कोरंडम टाइप। कोरंडम ये है, इसमें ट्राइंगुलर सिमेट्री होती है, ट्राइंगुलर सिमेट्री होती है। और इसके अंदर ये सिरेमिक है ना, ये सिरेमिक है ये, तो इसके अंदर ये हार्ड होगा और ये ब्रिटल होगा। ये कोरंडम स्ट्रक्चर हार्ड और ब्रिटल होगा। इसीलिए ये जो एलुमिना का आप डायमंड पेस्ट वगैरह इस्तेमाल करते हैं पॉलिशिंग के लिए, ताकि एज ए एब्रेसिव इस्तेमाल करते हैं, सैंड पेपर में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स इन ऑक्साइड्स के बहुत ज़्यादा हैं। ये कहीं जा ऊपर जाके ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर लिक्विड आयरन में रहेंगे, और सॉलिडिफिकेशन के वक्त इंटरडेंड्रिटिक स्पेसिंग में ट्रैप हो जाएंगे। अब आ जाए इन कहानियों में। ये जो तीन है, पहले ले मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है।
मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, इनकी कहानी भी वही है, इनकी भी एग्जैक्टली वही कहानी है कि ये इनका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये दोनों का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और ये कंप्लीटली सॉल्युबल है एक दूसरे में। मेल्टिंग पॉइंट मैंगनीज ऑक्साइड का भी हाई है 2800, ठीक है ना, वो क्रोमिक ऑक्साइड से भी ऊपर है। मैंगनीज भी वेरी हाई, आयरन मोल्टेन आयरन से कहीं ऊपर है, ठीक है ना, 1700 डिग्री के आसपास कहीं है, तो कंप्लीटली सॉल्युबल। अब हमने इन दोनों को देख लिया। अब आयरन ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड की भी वही कहानी है, सिवाय इसके कि आयरन ऑक्साइड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली काफी कम है चीजों से, बाकी कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी। आयरन ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, मैंगनीज ऑक्साइड अगेन द सेम स्टोरी, कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी। अभी क्या है कि अगर मेरे पास ये तीनों हैं तो यहाँ टर्नरी फेज डायग्राम अगर मैं लूंगा, शायद आपने पढ़े हो शायद ना पढ़े हो, हम थोड़ा सा टर्नरी को टच करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस भी करा लेंगे, शायद आज के लेक्चर में ना हो सके तो अगला लेक्चर प्रोबेबली वहां से शुरू हो। अभी देख लीजिए सिर्फ कि टर्नरी की शक्ल ऐसी होती है कि इस पे एक साइड पे एक ऑक्साइड, ये दूसरी ऑक्साइड, ये तीसरी ऑक्साइड, और इसका जो टेम्परेचर है वो फिर इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ ये देख लें कि ये वाला एक्सिस जो है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है मैंगनीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का, वो बेसिकली मैंगनीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का ये वाला एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सिस जो है ये बाइनरी है, ये वाला, और ये कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है। ये जो एक्सिस है ये वाला, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, यहाँ भी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है। ये वाला एक्सिस मैग्नीशियम और मैंगनीज का वो ये वाला एक्सिस है, ये सिस्टम है। तो इधर भी मेरे पास एक बाइनरी है जो कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है, ये भी एक बाइनरी है जो कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी है, और यहाँ भी यही हाल है। अच्छा, अब मैं जब इस एक्सिस से अंदर की तरफ आऊंगा तो मैं मैंगनीज ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में मैंगनीज ऐड करूंगा तो मैं अंदर आऊंगा। तो ये डायग्राम ये बता रहा है कि जो सॉलिड सोल्यूशन है ये यहाँ भी प्रीवेल कर रहा है, टर्नरी में भी प्रीवेल कर रहा है। और अगर मैंने 16,000 पे ये लिया है सेक्शन, जो प्रेटी हाई टेम्परेचर है, तो सिवाय जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर लो था 1400 के करीब था, वो लिक्विड है, बाकी ये सारा सॉलिड है। और जब भी एक सिंगल फेज इधर होगा, सिंगल इधर होगा, तो बीच में क्या होगा, टू फेज रीजन होगा। तो लिक्विड प्लस सॉलिड सोल्यूशन का ये रीजन है मेरे पास। तो ये सेक्शन है, वर्टिकल एक्सिस टेम्परेचर था ना, तो मैंने एक सेक्शन लिया है इसका एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, वो दिखाया है। इस स्लाइड का आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि जो चीजें, ये तीन ऑक्साइड्स हैं, इनकी इंडिविजुअल बाइनरी मैंने देखे, वो सब कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी थी। अब मैंने टर्नरी भी देख लिया, तो टर्नरी में भी ये तीनों आपस में कंप्लीटली सॉलिड सोल्यूशन बना रहे हैं एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये मुझे बता रहा है। अगर यहाँ टर्नरी में कुछ सवाल आपके हैं तो हम इसको थोड़ा सा तफसील से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल तो ये एक कंक्लूसिव स्लाइड है जो ये बता रही है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों में मुमासलत है, एक जैसी चीजें हैं, तो मैं गलत नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ ये सारा इलाका वो है कि आयरन की जगह मैग्नीशियम आ जाए, मैग्नीशियम की जगह मैंगनीज आ जाए, तो बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो फेज है, वो चेंज नहीं होगा, ये अकोमोडेट हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ, और ये मुझे सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसको मैंने देख लिया कि ये एमओ सिस्टम में ये तीनों सपोर्ट कर रहे हैं। इस सिस्टम में देख लिया कि एल्यूमिनियम और क्रोमियम दोनों कंप्लीटली सॉल्युबल है। इनका आपस में क्या हो रहा है, तो दो तीन मिसालें बहुत सी है ना, तो इनको देख लेते हैं। पहली ये जिसमें मोनोऑक्साइड मैंगनीज ऑक्साइड है और सेस्क्वी ऑक्साइड आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये इसने एक कतरा भी इसका नहीं लिया, इसने एक कतरा भी इसका नहीं लिया, कंप्लीटली इनसॉल्युबल है,
पहली चीज। दूसरी चीज, किसी भी एक इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन में जो 60% के करीब है, 60% ऑफ ये वो क्या है, वहां पर एक वर्टिकल लाइन और मौजूद है। ये वर्टिकल लाइन क्या कह रही है? वर्टिकल लाइन ये कह रही है कि इस स्टोइकियोमेट्री के ऊपर ये और ये दोनों ऑक्साइड्स मिलके एक अलग फेस बना रही है, अपनी दुनिया अलग बसाई। अगर ये मेटल होता तो मैं कहता इंटरमेटालिक बन रहा है, लेकिन ये तो ऑक्साइड है ना, तो मैं कहूंगा यहाँ पर कोई ऑक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है। दूसरी ले, वही एल्यूमिनियम लिया हुआ, यहाँ आयरन ऑक्साइड ले ले। आयरन ऑक्साइड वही हाल है यहाँ। एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड का कुछ भी अपने अंदर डिसॉल्व नहीं किया। कोई भी यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर कोई यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन का कोई रीजन नहीं। यहाँ पर छोटा सा रीजन ये है सॉलिड सॉल्यूशन का, छोटा सा मामूली सा रीजन है, ठीक है, थोड़ा सा नरम दिल है आयरन ऑक्साइड का, मामूली सा, लेकिन बेसिकली सारी कॉम्पोजिशन में इसके अलावा और 1400 डिग्री से नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ भी वही हाल है कि ये एक कॉम्पोजिशन है जहाँ एक ऐसा फेज है तो यहाँ से लेके मेल्टिंग तक सीधा जा रहा है, वो मेल्ट भी नहीं हो रहा, जाके मेल्टिंग पॉइंट पे सीधा मेल्ट हो रहा है। वो कौन सा फेज है? वो ये वाला एक कॉम्प्लेक्स सेरामिक है, ये कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड है, ये FeO और Al2O3 का ये वाला मिक्सर एक स्पिनैल है, इसको मैं स्पिनैल कह रहा हूँ, इसको मैं स्पिनैल कह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी ये कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने थोड़ा बहुत डिसॉल्व किया हुआ है एल्यूमिना को। एल्यूमिना ने ऑलमोस्ट नो डिसोल्यूशन, या छोटी सी चीज उन्होंने डॉटेड दी है कि इसको शुबा है कि शायद ऐसा हो शायद ना हो। स्पिनैल में इसके बड़ी स्पेक्ट्रम है। देखिए स्पिनैल के अंदर हायर टेम्परेचर के ऊपर कॉम्पोजिशन वेरिएशन काफी बर्दाश्त है, लेकिन जैसे नीचे आते जा रहे हैं ये भी फिक्स होती जा रही है। ये जो डॉटेड लाइनें हैं ये वो लाइनें जिनके ऊपर जो सेरामिक में काम करते हैं वो सिंटरिंग करते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि इन ऑक्साइड्स की आपस में सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या नील है, और क्या है कि ये ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फिक्स कॉम्पोजिशन पे जिनमें ज्यादा जो सीधे जाते हैं, जो मेल्ट नहीं होते। मैग्नीशियम के केस में ये फ्लेक्सिबिलिटी, मैंगनीज और आयरन में कोई नहीं। यही सूरत हाल होगी अगर मैं एल्यूमिना के बजाय क्रोमियम ऑक्साइड ले लूँ, वहां भी यही सूरत हाल होगी। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ये चीजें इसके साथ सॉल्युबल नहीं है, तो ये एंटिटी अलग है, ये एंटिटी अलग है, लेकिन इनमें हम क्रोमियम और एल्यूमिनियम को मिक्स कर सकते हैं, इसमें हम आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम को मिक्स कर सकते हैं। सल्फाइड पे आ जाए। सल्फर हमने डिटेक्ट किया था, और सल्फाइड्स जो है एसएस में वो इन द फॉर्म ऑफ ये मेटल सल्फाइड MS है ये, जिसमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एफिनिटी मैंगनीज सल्फाइड की। और यहाँ पर हमारे पास ये वाली चीज, ये वाला एक्सिस है, ये मोल फ्रैक्शन है ना, तो यहाँ 1 फॉर मैंगनीज सल्फाइड, ये 100% मैंगनीज सल्फाइड। तो मैंगनीज सल्फाइड अगर बन रहा है तो अपने अंदर आयरन सल्फाइड को वो बर्दाश्त कर लेगा, इसी तरह क्रोमियम को भी किसी हद तक कर लेगा। तो ये हम एज्यूम करेंगे कि हायर टेम्परेचर पे जहाँ ये बन रहे हैं, अगर बेशक इसकी रेंज में देखें, हायर टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास सल्फाइड जो है वो एक फेज में मौजूद है, और मेजर फेज उसमें मैंगनीज ही है। हाँ, अगर सल्फर ज्यादा है मैंगनीज कम है, तो फिर जो बाकी सल्फर है वो आयरन से अटैच हो जाएगी या फिर क्रोमियम से थोड़ी बहुत हो जाएगी। अगर मैंगनीज ज्यादा है और सल्फर कम है तो क्या होगा? तो पहले तो मैंगनीज सल्फर को लेगी, फिर बाकी बॉक्स के पास चली जाएगी। तो ये बेसिस है फॉर कैलकुलेशन, ठीक। और ये वाला ग्रुप जो होगा, या ग्रुप 4 लिखा है हमने 3 कर दिए, इसको 3 रीड कीजिएगा कि हमने अब टोटल जितनी ऑक्साइड्स हैं इनको हमने बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। वो ग्रुप्स हमारे पास, हमने यहाँ ये कहा था कि जितने भी डिटेक्टेड इंक्लूजन्स हैं A रिंग में हो या B रिंग में हो, इनको हम अब ग्रुप कर रहे हैं ताकि अब इनको हम एक समराइज करके और इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे पास फेजेस कौन से हैं
वो फेजेस कैसे हैं, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, और हमारे पास ए में फेलियर का रीजन क्या था और बी में बचत की वजह क्या थी। इसको हमने निकाल दिया जैसे हमने पहले भी कहा, और हमने पहला ग्रुप बनाया जिसमें ये हमारे पास नेग्लिजिबल है, इसको हम भूल गए। ये दोनों चीजें अगर 5% से कम है तो क्या है, बाकी यही चीजें हमारे पास हैं जो 95% से ज्यादा है। तो हम एक टर्नरी फेज डायग्राम पे अपने उस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे, सारे डाटा को, चाहे वो पॉलिश सरफेस से आए चाहे फ्रैक्चर सरफेस से आए, ए और बी को डिफ्रेंशिएट जरूर करेंगे। और हम टर्नरी किसका बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड, और तीसरा ये मेटल मोनोऑक्साइड। क्योंकि हमारे पास गुंजाइश है इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग भी ट्रीट कर लेंगे। ये हमारा ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 टर्नरी होगा ना। ग्रुप 2 इसमें, अब इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड ज्यादा है, बास केसेस में काफी ज्यादा है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड कम है। तो ये तीसरा ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप जो बनेगा, दूसरे ग्रुप में हम इन दोनों को मिलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास है। ठीक है, अब जिसको ये हम क्रिस्टलाइट या म्यूलाइट कहेंगे। क्रिस्टलाइट प्योर है और म्यूलाइट में थोड़ा बहुत और ऑक्साइड शामिल है। तो ये एक हो जाएगा हमारी एंटिटी, ये हमारी मिलके दूसरी हो जाएगी, ये मिलके तीसरी। तो ये टर्नरी ग्रुप 2 आ गया। ग्रुप 3 हमारा होगा, अच्छा ग्रुप 3 ये है, ग्रुप 3 ये होगा जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा होगी। ग्रुप 3 वो होगा जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा होगी। ठीक है, ग्रुप 3 में तो कैल्शियम ऑक्साइड जिनमें ज्यादा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो चंद है, उनको एज ए स्पेशल केस हमने लेना है। और 1A के साथ हमने सल्फर को भी लेना है, क्योंकि जिन जिन जगहों पे सल्फर आई है वो सारे के सारे वही केसेस हैं जिनमें हमारे पास ये दोनों चीजें एब्सेंट हैं। तो इसी फेज डायग्राम में हम ये वाला डाटा भी रिप्रेजेंट करेंगे। अगरचे कि सल्फर का रोल नहीं होगा, लेकिन ये पता चलेगा कि कौन से वो इंक्लूजन से जिनमें सल्फर भी साथ पाया गया है, तो इंडिकेट सल्फर अलग से होगा इनमें। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि हमने टर्नरी फेज डायग्राम की तरफ जाना है। ठीक है, ग्रुप ए जैसे हमने कहा कि कंपोज्ड है, इन इन चीज़ों में ये एक ग्रुप है, और इसमें से ये दोनों को हम अलग अलग एंटिटी ले लेंगे तो 3 ही बन जाएंगे। रिजेम्बलेंस हम देख चुके हैं इनकी, और यहाँ से हमने जो ये स्पिनैल सिस्टम है, स्पिनैल सिस्टम है, इसमें हमने देखा कि इसमें भी मार्क सिमिलैरिटी थी, इसमें भी मार्क थी, और इनकी आपस में भी इंटरमेटैलिक भी बना रहे थे। ये नंबर 1, नंबर 2, आपस में सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये डाटा इज समराइज्ड इन दिस टर्नरी फेज डायग्राम। ठीक है, ये आप इससे वाकिफ हैं। ये आपने देख लिया कि ये जो स्पिनैल, ज्यादातर स्पिनैल जो हैं वो एट 60% ऑफ सेस्क्यू ऑक्साइड्स है। इस कॉम्पोजिशन पे ये लोग ये चीजें स्पिनैल बनाते हैं। जो हमारे पास यही यही जो ग्रुप था, ये वाला वन ही ग्रुप है ना, इसी 1 ग्रुप में ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, जिसमें सल्फर का कंटेंट ज्यादा था। सल्फर का जिसमें कंटेंट ज्यादा था वो भी इसी टर्नरी में रिप्रेजेंट होगा। सिर्फ ये की इंडिकेशन होगी अलग से कि मोर देन 5% सल्फर भी इन इंक्लूजन्स में देखा गया है। सेम टर्नरी सिस्टम में रिप्रेजेंट होगा ये। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जिनमें सल्फर ज्यादा आया है सिर्फ बी वाले में थे। ए वाले में कोई केस ऐसा नहीं जिसमें कंसिस्टेंटली, कहीं इक्का दुक्का कोई हो, लेकिन कंसिस्टेंटली जो सल्फर ज्यादा आ रही है, खुसूसन फ्रैक्चर सरफेसेस में इलोंगेटेड प्रेसिपिटेट्स, वो आ रहे हैं बी में। तो ये चीज हमने याद रखनी है कि ये चीज सिर्फ बी में थी। ग्रुप 2 जिसमें के इन दोनों को हमने एक जैसा ट्रीट किया है, क्यों कि अब तीसरी एंटिटी SiO2 आ गई है। ठीक है, तो इसको एज ए सिंगल एंटिटी लेंगे हम। और अब हमारे पास दूसरी एक और चीज भी, अगर हम इसको, हमने फेज डायग्राम नहीं दिखाए, लेकिन अगर हम SiO2 का फेज डायग्राम हम इस सिस्टम में लें
कि इसमें मोनोफेज और क्रोमिक ऑक्साइड, मोनोफेज और अलुमिना। तो इसके जो टर्नरी हैं सिलिका के, इनके साथ इनमें सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटी का मतलब एक जैसे नहीं है, लेकिन जो फेजेस प्रेजेंट हैं वो फेजेस सिमिलर हैं, एक ही है ऑलमोस्ट उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दूसरा ये कि जो सॉलिड सॉलिबिलिटी लिमिट्स हैं, जो फेज स्पीड्स के साइजेस हैं, वो ऑलमोस्ट वो उनमें ट्रेंड एक ही है, एक जैसे ना हो लेकिन ट्रेंड एक ही है। ठीक, दूसरे लफ्जों में बाइनरी में भी सिमिलैरिटी है और टर्नरी में भी। तो दूसरा हमारा ग्रुप जो 2 है वो इस टर्नरी में रिप्रेजेंट होगा। तो जितनी हमने मेहनत की है वो बेसिकली इन टर्नरीज को बनाने के लिए पिछले 2-3 लेक्चर्स में, कि हमने मेटल को कन्वर्ट किया ऑक्साइड में, उसमें से मैट्रिक्स का इफेक्ट निकाला, उनकी ग्रुपिंग की है, ग्रुपिंग के रीजन दिए हैं, और अल्टीमेटली अब हमने थोड़ा सा टर्नरी सीखेंगे, और टर्नरी सीख के फिर इस डाटा को टर्नरी पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जो 2 है जिसमें सिलिका भी मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ केस ए में हमें नजर आए थे। ठीक, जो ग्रुप 3 है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा था, ये देखें क्या सूरत हाल है। कैल्शियम ऑक्साइड जहां पर ज्यादा है, कैल्शियम ऑक्साइड सेस्क्यू ऑक्साइड के साथ वही हरकत कर रही है, वर्टिकल लाइनें आ रही हैं सारी, कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है, कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है। चाहे क्रोमियम ऑक्साइड से देखूं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, 2O3 ये वाला हो या 2O3 ये वाला हो, कैल्शियम ऑक्साइड का बिहेवियर इन दोनों केसेस में बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड फेज डायग्राम है इनके। एक चीज, दूसरी चीज है हमारे केस में जहां एप्रिशिएबल कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिली वो 5 केसेस थे, और उन 5 में 4 ऐसे थे जिनमें या एल्यूमिनियम ऑक्साइड 50% से ज्यादा थी, या कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड जो थी वो 60% वेट से ज्यादा थी 4 केसेस में। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी हमारी कौन सी है, मेजॉरिटी केसेस वही हैं जहां पर कि कैल्शियम ऑक्साइड और इनका एक स्पेसिफिक रेशियो मौजूद है। तो हम एज्यूम करेंगे क्योंकि मेजर फेज यही आ रहा है इसके अलावा, तो हमारे पास ये फेज कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये हमने कॉम्प्लिकेटेड फेज है, आसानी क्रिएट की है ये। ठीक है, शॉर्टकट लिया है। फेज डायग्राम से हमें मालूम है कि जब इनका रेशियो आपस में 8 to 9 हो तो Ca2 टाइप बनते हैं। Ca2 टाइप क्या है, कौन सा फेज यहाँ बन रहा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है इन ऑक्साइड्स का। ठीक है ना, इनका कौन सी कॉम्बिनेशन बन रही है, और अगर 9 से ज्यादा हो तो ये वाला बनेगा। ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट्स ये वाली जो कॉम्प्लेक्स फेजेस हैं ये सिर्फ ए में मिले हैं। तो यहाँ इतना काम करके ही हमें ये फील हो गया कि सल्फर रिच फेजेस सिर्फ बी में है, और सिलिका और कैल्शिया रिच जो है वो सिर्फ इसमें है, वो सिर्फ ए में है। टर्नरी फेज डायग्राम हम प्रोबेबली अपने नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। यहाँ हम होल्ड कर लेते हैं।